नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ का उर्वरित भाग देखेंगे। कल की तासिका में हमने CFC क्या है, इसका इस्तेमाल किस प्रकार प्रशिक्षण क्षेत्र में किया जाता है, इससे भी क्या क्या हानि होती है, इस पर अमेरिका वैज्ञानिक FS रोलैंड का ध्यान गया। उन्होंने किस प्रकार अपने विचार इसके बारे में बताए, ये आज हम देखेंगे। ध्यान से सुनिए। अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया और उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छीज चुकी है और उनकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छीजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेंगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। तो यहाँ पर लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि जब ये पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुँचेगी तो किस प्रकार की हानि होगी। उसी के साथ साथ CFC यौगिकों के दुष्परिणाम क्या है, इसकी खोज पहले अमेरिका वैज्ञानिक FS रोलैंड ने की। उन्होंने कई वर्षों तक इस पर रिसर्च या अनुसंधान किया। उन्होंने अपने विचार 1974 में जो शोध पत्र है नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में उन्होंने अपने विचार क्या किए हैं, प्रकाशित किए हुए हैं। तो उनके इस अनुसंधान से दुनिया में हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। यानी ये जो CFC यौगिक है वो धरती की जो ओजोन परत है उसे क्या कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। कुछ लोगों ने रोलैंड की इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया उस समय। कुछ लोगों ने तो उनको आतंकित पर्यावरणवादी ऐसा भी कहा। लेकिन 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हुई। यानी ब्रिटिश टीम ने सर्वे किया, उस पर अध्ययन किया, अनुसंधान किया, तो रोलैंड की बात सही साबित निकली। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके उन्होंने ये बताया कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छीज चुकी है मतलब घट चुकी है, कम हो गई है और उसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा जो भेजा हुआ चित्र था, उस चित्र से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि
बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छीजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और इसका परिणाम क्या हो जाएगा? लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे कि त्वचा संबंधी बीमारियां या त्वचा के कैंसर बहुत लोगों तक फैलेंगे और इस त्वचा के कैंसर की रोगियों की संख्या लाखों में हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। अब आगे देखो, CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, CFC रसायन मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन होता है। अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे खींचती जा रही है। यानी CFC किस प्रकार ओजोन की परत पर परिणाम करते हैं, ये यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है कि जो CFC यौगिक है, ये जो CFC रसायन है, वो हवा से हल्के होते हैं और जब ये इस्तेमाल में आते हैं तो सीधे वातावरण में वो ऊंचाई तक चले जाते हैं या ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। यानी जो CFC रसायन है वो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन से यह मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने लगता है और धीरे धीरे ओजोन की परत खींचती जाती है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। देखिए कि CFC को पहले तो हम क्या समझते थे कि ये यौगिक मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन असल में ऐसी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हम उसको निष्क्रिय समझते थे, लेकिन वो इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है? ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है। हम सभी को मालूम है पहले तो दक्षिण ध्रुव पर इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन का या ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बात हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय है। अब आगे देखो, ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। यानी अलग अलग देशों ने इस पर सोच विचार करके पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को
अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। तो देखिए कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की बैठक हो गई। 1985 में ये बैठक वियना में हुई। बाद में 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बैठक हुई। दुनिया के 48 देशों ने इसमें भाग लिया था। 1995 तक इसके तहत यह प्रावधान रखा गया। तभी सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। तो ऐसे विचार या ऐसे मसौदे के कई बिंदुओं पर सभी ने अपने विचार वहाँ पर रखे, तो कुछ देशों के बीच में मतभेद उभर कर सामने आए। तो 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी के विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकी के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 1910 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। तो यहाँ पर सन 1910 तक सभी देशों से CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। 1910 तक विकसनशील देश CFC का इस्तेमाल बंद कर देंगे और इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। यानी ये जो विकासशील देशों की वो क्या करेंगे, विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में उसकी मदद करेंगे। अब आगे देखो, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित
करती हैं। तो यहाँ पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। तो इसमें ओजोन की जो भूमिका है वो अहम है। पराबैंगनी किरणें जब धरती पर आती हैं तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं। तो इस प्रकार बहुत ही बड़ी मात्रा में ओजोन विघटन का संकट हमारे देश पर मंडरा रहा है। अब पाठ का जो उर्वरित भाग है वो हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।